गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो बच्चे ऑनलाइन हैं फटाफट गुड इवनिंग लिखिए और बताइए वॉइस वीडियो सब क्लियर है क्या। शिप्रा गुड इवनिंग, रमन गुड इवनिंग, शुभम गुड इवनिंग। एक बार बताओ वॉइस वीडियो सब क्लियर है क्या। मैं भी देख रहा हूं, आप भी चेक करो और बताओ। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। क्या हम लोग डिस्कशन चालू कर सकते हैं। पहली एक दो सेशन में इंटरनेट का प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो अटक रहा था, आई नो, बट हमने वो जो डिस्कशन किया था वो बहुत बेसिक्स था। आ जाओ, आज हम लोग इंडिया 16 को आगे बढ़ाएंगे एंड विल बी डिस्कसिंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टुडे। एंड आज का क्लास में जो हम बात करेंगे, जो हम सीखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो सीख के आपका दिल खुश हो जाएगा, कुछ नया आप सीखने वाले हो। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले अभी तक जो हमने इंडिया 16 में पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते हैं। इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो मैं बोल सकता हूं टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, ये सारे के सारे जो एसेट्स है, जो फिक्स्ड एसेट के नेचर के एसेट्स है, टैंजिबल नेचर के, इनको हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ये इंडेस हम लोगों को सिखाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये इंडेस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड सारी बातें बताएगा। आप एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अक्वायर करते हो तो उसको किस तरीके से किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर अगर सब्सीक्वेंटली कोई खर्चा होगा, खरीदने के बाद, अक्वायर करने के बाद कोई और खर्चा होगा, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ईयर एंड पर बैलेंस शीट पर किस वैल्यू पर आएगा, उसकी बुक वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी। पीपीई पर डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज किया जाएगा। पीपीई अगर सेल किया गया तो उसका सेल का अकाउंटिंग कैसे होगा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। एवरीथिंग डिटेल में इंडिया 16 आपको पीपीई के लिए बताता है। हमने इस इंडेस का पहला पॉइंट पढ़ना शुरू किया था, जहां पे हम लोग डेफिनेशन पीपीई का सीख रहे थे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को इंडेस ने डिफाइन किया। इंडेस ने कहा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर टैंजिबल आइटम्स जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक हो। नंबर वन हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस में यूज करने के लिए हम उसको होल्ड करके रखे हैं। एंड नंबर टू एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जो यूज है यूज, वो चाहे आप प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज में करो, चाहे रेंटल टू अदर्स, चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में करो, बिजनेस के कोई भी पर्पस में अगर आप उस एसेट को यूज कर रहे हो तो वो एसेट एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह क्लासिफाई किया जाएगा। जैसे मान लो मेरे बिजनेस में मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं टीचिंग बिजनेस में इंगेज हूं, ट्यूशन क्लासेस में इंगेज हूं। मेरे पास जो लैपटॉप है जिससे मैं आपको क्लासेस पढ़ाता हूं, आईपैड है, जो मेरे पास कैमरा है, जो मेरे पास माइक्रोफोन का सिस्टम है, ये सारे टैंजिबल आइटम्स है जिनको मैंने होल्ड कर रखा है फॉर यूज इन द बिजनेस एंड दीज ऑल आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये सारे मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डेफिनेशन टैंजिबल आइटम हेल्ड फॉर यूज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। इंडिया 16 ने कुछ आइटम्स को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से एक्सक्लूड कर दिया है और बोला है इन चीजों पर हम इंडिया 16 के प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे, हम अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहला, अगर कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ने आपने होल्ड कर रखा है फॉर सेल, आपका वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्टिव यूज से रिटायर हो गया है, अब आप उसको बेचना चाहते हो और आपने बेचने के लिए उसको अपने पास रख रखा है, इस पर इंडेस 105 लगेगा। इंडिया 16 बोलेगा अब इस पर मैं कोई बात नहीं करने वाला। बायोलॉजिकल एसेट्स, लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स अदर देन बियरर प्लांट, उस पर इंडेस 16 अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए है इंडेस 41। इसके बाद अगर कोई मिनरल राइट्स है, मिनरल रिजर्व्स है, अगर कोई माइंस है, कोई एसेट्स है फॉर एक्सप्लोरेशन और इवैल्यूएशन ऑफ सच माइंस, ये सारे एसेट्स को इंडिया 16 की कवरेज से बाहर रखा गया है।
क्योंकि इन पर दूसरे इंड एस लागू होंगे, इन पर उनके प्रोविजंस लागू होंगे। इंड एस 16 बोल रहा है इन एसेट्स के लिए आपको मेरे प्रोविजंस को फॉलो करने का दरकार नहीं है। हाउएवर ध्यान रखिए, बियरर प्लांट और कुछ ऐसे एसेट जो इन चार एसेट जो मैंने एक्सक्लूड किए हैं, उनको ऑपरेट और मेंटेन करने के लिए अगर कोई एसेट चाहिए, वो एसेट पीपी माने जाएंगे, वो इंड एस 16 में ही कवर होंगे। तो अगर एक फार्मर के पास एक गाय है, एक बैल है, हल 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 जोतने के लिए, वो तो इंड एस 16 में नहीं आएगा क्योंकि वो एक बायोलॉजिकल एसेट है। बट जो हल बनाया हुआ है, अगर कोई ट्रैक्टर है, अगर कोई ऐसी चीज है जो उसको बिजनेस में दूसरी एक्टिविटीज करने में हेल्प कर रही है और वो जो पीपी की डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है, तो फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आएगा, उसको हम लोग यहां से एक्सक्लूड नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट सबसे मुद्दा होता है कि भैया कोई एसेट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पीपी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मैं उसको इंड एस 16 के प्रोविजन से डील करूंगा या किसी और इंड एस के प्रोविजन से? आंसर इज इन चार को छोड़ के बाद बाकी सारे एसेट जो पीपी की डेफिनेशन सेटिस्फाई करेंगे, उनको इंड एस 16 से डील करना है। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट इज बियरर प्लांट? आपने बोला बायोलॉजिकल एसेट, लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स पीपी नहीं है, बट बियरर प्लांट अगर कोई है तो वो पीपी में है। बियरर प्लांट क्या है? सर बियरर प्लांट एक लिविंग प्लांट है, लिविंग प्लांट जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक हो। नंबर 1, हेल्प टू बियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सब निकालने के लिए हमने उस प्लांट को होल्ड कर रखा है। नंबर 2, एक्सपेक्टेड टू बियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा वो हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देगा। एंड नंबर 3, हैज अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग सोल्ड एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। हम उसको कभी भी उस प्लांट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह सेल नहीं करेंगे, हम उसको काट के वुड के रूप में सेल नहीं करेंगे, हम तो उसको रखे हैं ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाइक आपका क्या हो गया, फ्लावर्स, ये सब चीजें हमको मिले, इसीलिए हमने इस प्लांट को होल्ड कर रखा है। इस प्लांट को हम बेचेंगे नहीं, हमारा कोई इच्छा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। बहुत कम चांस है, रिमोट लाइक्लीहुड मतलब बहुत दूर दूर तक चांस है, बहुत कम चांस है कि हम इस प्लांट को एज अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल कर दे। हाँ, जिस दिन ये प्लांट फ्लावर देना बंद कर देगा, जिस दिन ये प्लांट फ्रूट्स देना बंद कर देगा, उस दिन हम इसको क्या करेंगे, इसको काट कर इसकी लकड़ी को बेच देंगे, फिर एक नया प्लांट उगा लेंगे ताकि वो प्लांट हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स दे सके। ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं बियरर प्लांट। बियरर प्लांट को इंडिया 16 बोला ये मेरे प्रोविजन द्वारा गवर्न होगा। बियरर प्लांट को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे उसका डेप्रिसिएशन होगा, ये जैसे हम बताएंगे वैसे आपको करना है। बियरर प्लांट इंडिया 16 में कवर किए जाएंगे। हाउएवर कुछ प्लांट्स बियरर प्लांट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। नंबर 1, अगर कोई प्लांट आपने हार्वेस्ट किया है, कल्टीवेट किया है फॉर हार्वेस्टिंग इट एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, आपने प्लांट उगाया, आप बोला हम तो इसको काटकर वुड की तरह बेच देंगे, जैसे टिक का प्लांट, जैसे चंदन का प्लांट, ये सारे प्लांट ऐसे हैं जिनकी लकड़ियों को हम लोग बेचते हैं। ये प्लांट बड़े होते हैं, थोड़े एजेड होते हैं, हम इनको काट के लकड़ी की तरह बेचते हैं और उससे हम पैसा कमाते हैं। तो ये प्लांट हमने उगाया ही है फॉर हार्वेस्टिंग इट एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हम इस प्लांट से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं लेना चाहते। तो ये हो गया बियरर प्लांट नहीं है, ये इंडिया 16 में कवर नहीं होगा। प्लांट हमने कल्टीवेट किया है टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट यहां पे रिमोट लाइक्लीहुड है कि हम उस प्लांट को भी फ्यूचर में बेच दे। जैसे एक नर्सरी है, नर्सरी ने एक प्लांट उगाया, हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि इस प्लांट को हम सेल कर देंगे, कोई आएगा खरीदने, हम उसको ये प्लांट बेच देंगे, वो अपने घर पे लगाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसको मिलेगा। बट जब तक कोई नहीं आता है तब तक ये प्लांट ग्रो कर रहा है, इससे फ्रूट्स वगैरह जो आ रहे हैं वो हम सेल कर रहे हैं, वो सारा हमारा काम चल रहा है। तो मैंने प्लांट उगाया है, बट मेरा इंटेंशन जो है ना वो इस प्लांट को सेल करना है एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मैं इसके फ्रूट्स, फ्लावर्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये प्लांट बड़ा करूंगा, कोई आएगा खरीदने, उसको बेच दूंगा। ऐसा इंटेंशन अगर आपका है, यहां पर रिमोट लाइक्लीहुड से ज्यादा चांस है, कम नहीं ज्यादा चांस है कि आप इसको बेच दोगे एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये बियरर प्लांट नहीं है। नंबर 3, एनुअल क्रॉप्स बियरर प्लांट इसलिए नहीं है, ये प्लांट उगेंगे, आप इनको पूरी तरीके से काटोगे, काट कर सेल कर दोगे, फिर नया क्रॉप सीजन जब आएगा आप क्रॉप वापस उगाओगे। तो इनका बेनिफिट ऐसे भी मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ये आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड नहीं देंगे, तो ये बियरर प्लांट की डेफिनेशन से बाहर रहेंगे। कल एक बच्चा पूछ रहा था सर रिमोट लाइक्लीहुड का मतलब बहुत कम चांस, लाइक्लीहुड मतलब चांस, रिमोट मतलब बहुत कम चांस है कि हम इस प्लांट को
फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए रखेंगे, कोई खरीदने आएगा तो हम इसको बेच देंगे। अगर ऐसा चांस है कि आप इसको बेच दोगे देन इट इज नॉट अ बियरर प्लांट। बट अगर आप बोलते हो हम तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए प्लांट उगाए हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इसको एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्लांट को ही बेच देंगे, हम इस प्लांट का जो फ्रूट्स आएगा, फ्लावर्स आएगा, उसको सेल करके पैसा कमाएंगे। अगर आपका इंटेंशन वो है तब वो बियरर प्लांट है। अगर इंटेंशन वो नहीं है, आपका इंटेंशन है प्लांट को ही बेच देंगे, तब फिर वो बियरर प्लांट नहीं है। हम लोगों को समझना पड़ेगा प्लांट को देखकर कि प्लांट को जो हम होल्ड कर रहे हैं हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हमारा उद्देश्य है टू गेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, तब वो मेरे लिए बियरर प्लांट हो सकता है, अदरवाइज वो बियरर प्लांट नहीं है। क्या यहां तक सारे बच्चों को सारी बातें क्लियर थी? मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज सीखना है पीपीई का डेफिनेशन को समझना। अगर पीपीई का डेफिनेशन हमें समझ में आ गया तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्या बात? शुभम बोल रहा है सर कल समरी लिखाना बचा हुआ है। मेरे को पता है शुभम। आइए, यहां तक जो हमने पढ़ लिया है आपको क्लियर है, हम इसको समराइज करके लिख लेते हैं सो दैट हमारे पास सारा नोट्स रहे। आप जब पहली बार पढ़ोगे बेयर टेक्स्ट और समरी दोनों पढ़ोगे, बट आगे से सिर्फ समरी को काम में लेना है, बेयर टेक्स्ट बार बार नहीं पढ़ना। मैंने पीपी का डेफिनेशन आपको लिखवा दिया था, पॉइंट नंबर इसी में डेफिनेशन ऑफ पीपी में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाउएवर Ind AS 16 does not apply to किसी एसेट पर Ind AS 16 अप्लाई नहीं करेगा। दो आपको लग रहा है वो पीपी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो भी Ind AS 16 ने बोला हम इसको कवर नहीं करेंगे अपने यहां, क्योंकि ये दूसरे Ind AS में कवर्ड रहेंगे। कैसे एसेट? नंबर ए, पीपीई हेल्ड फॉर सेल Ind AS 105। नंबर बी, बायोलॉजिकल एसेट्स जो हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं, Ind AS 41। नंबर सी, एसेट्स फॉर एक्सप्लोरेशन और इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस, Ind AS 106। नंबर डी, माइंस, वेस्टिंग एसेट्स, मिनरल रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स एक्सेट्रा, ये Ind AS 16 के परव्यू से बाहर रहेंगे। Ind AS 16 does not apply to these assets. However, आगे नेक्स्ट लाइन, however, Ind AS 16 will apply to bearer plants will apply to bearer plants। अब bearer plants क्या होता है? bearer plants एग्जाम्पल कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, टी बुशेस। बियरर प्लांट क्या होता है? लिविंग प्लांट्स विच हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, हेल्ड टू बियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्रूट्स, फ्लावर्स। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बियर करने के लिए हमने इसको होल्ड कर रखा है। नंबर 2, विल बियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज्यादा ये हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देंगे। पीपी के डेफिनेशन में एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड था, ये भी वही है। नंबर 3, रिमोट लाइक्लीहुड का मतलब आप लिख सकते हो बहुत कम चांस। रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग सोल्ड एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हम इस प्लांट को बेचेंगे नहीं,
remote likelihood except for incidental scrap sale, except for incidental scrap sale। हाँ, बाद में जाके जब फ्रूट्स फ्लावर्स मिलने बंद हो जाए और हम इसको काट कर बेच दे, वो बात अलग है। अदरवाइज हम इसको बेचना नहीं चाहते, हम तो इससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना चाहते हैं। It does not include, bearer plant does not include annual crops, पैडी, मेज एक्सेट्रा, वो नहीं आएगा। प्लांट कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड, कल्टीवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हमने प्लांट को उगाया ही है कि हम इसका लकड़ी काटकर बेचेंगे, ये खुद ही एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हमारे लिए। हमको इससे फ्रूट्स फ्लावर्स नहीं चाहिए, हम तो ये उगेगा लकड़ी काट के बेच देंगे, प्लांट को ही सल्टा देंगे। एंड नंबर 3, प्लांट्स हेल्ड टू बियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हेल्ड टू बियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट देयर इज more than remote likelihood, more than remote likelihood of selling it as agriculture produce, more than remote likelihood है कि मैं इसको फ्यूचर में बेच भी सकता हूं। थोड़ा बहुत फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स आया, ठीक है, उसके बाद मैं इस प्लांट को ही बेचूंगा। मेरे को ये प्लांट रखने का या प्लांट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं लेना है, मेरे को तो इस प्लांट को ही बेचना है। जब तक नहीं खरीदा जाता, नहीं बिक रहा है, तब तक मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके बेच दूंगा। जिस दिन कोई खरीदने आएगा मैं इस प्लांट को बेच दूंगा। मेरे को ये प्लांट होल्ड नहीं करना है लॉन्ग पीरियड के लिए टू बियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जब मेरा इंटेंशन ऐसा है तो फिर ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं माना जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होना चाहिए समथिंग विच इज हेल्ड फॉर यूज, समथिंग विच इज हेल्ड टू बियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। डन डनाडन डन। लिखना हो गया क्या? आराम से देख के लिख लीजिए। डन डनाडन डन। एक छोटी सी चीज नोट, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स एक्सेट्रा, इनका क्या करना है? इफ दे satisfy the definition of PPE, definition of PPE, then they will be governed by, they will be governed by Ind AS 16. Otherwise they will be governed by Ind AS 2. Ind AS 2 क्या चीज पर है? इन्वेंट्रीज पर।
अगर ये पीपीई के डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं, tangible item held for use expected to be used for more than one accounting period, अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं तो इंडेस 16 अप्लाई करेगा, नहीं करते हैं तो फिर इंडेस 2 अप्लाई करेगा। मैं लास्ट क्लास एग्जांपल ले रहा था मोल्ड्स का। मैं टॉयज बनाने की मेरी फैक्ट्री है, हम लोग उसमें मोल्ड्स डाइज लाते हैं जिससे वो प्लास्टिक के टॉयज के शेप बन के आते हैं। ये जो मोल्ड्स डाइज है, अगर मैं देख रहा हूं मैं मोल्ड डाई खरीदता हूं 2 महीने 3 महीने में मुझे रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिससे मतलब एक मोल्ड खरीदा 5 लाख टॉयज इससे बनेंगे, 5 लाख टॉयज में 2-3 महीने में बना के रेडी कर लेता हूं। इन दैट केस फिर ये मेरे लिए पीपी नहीं होगा, इन डेज 2 में जाएगा, ये मेरे लिए इन्वेंट्री होगा। हम लोग इनको कंज्यूमेबल्स बोलेंगे, कंज्यूमेबल्स। इनडायरेक्ट मटेरियल जो आप लोग बोलते हो कॉस्टिंग में, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स, ये उस कैटेगरी के मटेरियल्स है, इंडेस 2 में डील करेंगे। बट अगर अगर वो स्पेयर पार्ट लूज टूल्स ऐसा है जो जो इंडेस 16 में पीपी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, टैंजिबल आइटम है, हेल्ड फॉर यूज या प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, एंड एक्सपेक्टेड है कि मैं इसको 1 साल से ज्यादा यूज कर पाऊंगा, तब वो पीपी के डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इंडेस 16 के प्रोविजन के थ्रू अकाउंट फॉर किया जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई मशीनरी का एक स्पेशल टूल बॉक्स है और जितने साल मशीनरी चलेगी हम उस टूल बॉक्स को मशीनरी के साथ यूज कर पाएंगे, उसका रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस वही टूल बॉक्स से किया जाएगा, देन दिस टूल बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ मशीनरी। इसको मशीनरी के साथ यूज करना है, ये लॉन्ग टर्म यूज आएगा, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, ये टूल बॉक्स मैं एज अ पीपी कैपिटलाइज कर सकता हूं। बट मैं प्रैक्टिकली अगर आपसे बात करूं, प्रैक्टिकली हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम लोग इंडिया 16 में जब कैपिटलाइजेशन करते हैं ना, उससे पहले हम लोग ना मटेरियलिटी चेक कर लेते हैं। अगर खर्चा बहुत ही छोटा है, 2-5 हजार रुपए का वो टूल बॉक्स है, हम लोग क्या करते हैं, उनको चार्ज कर देते हैं सीधा पीएल में, हम लोग कैपिटलाइज करके धीरे धीरे डेप्रिशिएट नहीं करते। ये अलाउ है, ये अलाउड है कि अगर मटेरियलिटी से आपको लगता है कि उस खर्चे को कैपिटलाइज करके कोई फायदा नहीं होगा, डोंट कैपिटलाइज, चार्ज इट टू पीएल, धीरे धीरे डेप्रिशिएट करने का जरूरत नहीं, सीधा पीएल में चार्ज कर दीजिए। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, मेरी ऑफिस में मान लीजिए एक पंखा खराब हो गया था, मैंने उसको निकाला और एक नया पंखा लाकर लगाया। अब एक पंखा है ना, टेंजिबल आइटम है, हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस है, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, मेरे को कैपिटलाइज करना चाहिए। बट एक पंखे का कॉस्ट 2000 रुपए है, हम लोग इसको सीधा पीएल में चार्ज कर देते हैं, बिकॉज कंसीडरिंग द साइज ऑफ माई बिजनेस 2000 की चीज को कैपिटलाइज करना मेरे को सही नहीं लगता, उसको धीरे धीरे डेप्रिशिएट करके कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं उसको सीधा पीएल में भी चार्ज करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दैट केस मैं कैपिटलाइज नहीं करता। बट वही मान लो मैंने अपनी पूरी ऑफिस के 15-20 पंखे एक साथ चेंज कर दिए, पूरे ऑफिस के पंखे हटाए, नए पंखे लगाए, जिससे मेरा 30-35-40 हजार रुपए का खर्चा लगा। अब हो सकता है ये छोटे छोटे आइटम्स का एग्रीगेट होकर एक मटेरियल लेवल हो गया, एक मटेरियल कॉस्ट हो गया है, मैं इसको कैपिटलाइज करूंगा एंड ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट करूंगा। तो वो मटेरियलिटी भी हम लोग चेक करते हैं, सेम चीज हम लोग स्पेयर पार्ट्स लूज टूल्स के लिए भी चेक करेंगे। अगर हमको लगेगा कि कैपिटलाइज करना सही है, मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल वैल्यू है, तो हम कैपिटलाइज कर देंगे। बट अगर हमको लगता है मटेरियल नहीं है, पीपी की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है बट मटेरियल नहीं है, सीधा पीएल में चार्ज कर दो, कैपिटलाइज करने का दरकार नहीं है। कोई भी चीज का कैपिटलाइजेशन करने से पहले ये छोटे मोटे रूल्स हम यूज करते हैं, सो दैट हम स्टेक होल्डर को सारी रेलिवेंट प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके। ये खुदरा खर्चे धीरे धीरे डेप्रिशिएट करके दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए जो हथौड़ी होता है, छैनी होता है, दो हमने इसको खरीदा, ये 3-4-5 साल मेरे बिजनेस में यूज होंगे, बट हम लोग कैपिटलाइज नहीं करते। ये छोटे मोटे टूल के खर्चे हम क्या करते हैं, सीधा राइट ऑफ कर देते हैं पीएल में, बात खत्म। हम लोग इनको कैपिटलाइज नहीं करते ये बोल के कि ये मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड यूज होगा तो इसको कैपिटलाइज करो। अरे भैया मटेरियल भी होना चाहिए ना, खर्चा मटेरियल ही नहीं है, खर्चा कैपिटलाइज करके क्या करोगे आप? क्या यहां तक सारे बच्चों को बात समझ में आई? ये मैंने डिस्कस किया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता क्या है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा इंड एस 16 अप्लाई कब होगा। इंड एस 16 तभी अप्लाई होगा जब आप एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अक्वायर करते हो, अब इंड एस 16 का काम शुरू होगा। एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट इन दिस डिस्कशन? एनी डाउट्स एनीवन? दिव्यांशु, शुभम, लास्ट दिन तुम्हारे कुछ डाउट्स थे वो सॉल्व हो गए?
अगर सॉल्व हो गए तो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंड एस में जाएंगे। कौन सा पार्ट? अब जो पार्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, हमने एक एसेट अक्वायर किया, हमने देखा वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब चलिए इंड एस 16 के प्रोविजन पढ़ते हैं और हम देखते हैं इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंटिंग कैसे होगा। सबसे पहले इंड एस 16 अकाउंटिंग में बात करता है रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन कि जब एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप अक्वायर कर रहे हो, उसको कब से रिकॉग्नाइज करना है, कब रिकॉग्नाइज करना है, क्या रिकॉग्निशन के लिए कोई कंडीशन है, वो रिकॉग्निशन की कंडीशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इंड एस 16 बात करता है एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को आप बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे, उसके लिए सबसे पहले दो क्राइटेरिया दी गई। ये जो दो क्राइटेरिया दी गई ना, ये कोई भी एसेट को रिकॉर्ड करते समय, कोई भी एसेट को, कोई भी खर्चे को एज एन एसेट अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो ये दो कंडीशन हमेशा आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कोई भी खर्चे को, एनी एक्सपेंडिचर, इफ यू वांट टू रिकॉग्नाइज दैट एक्सपेंडिचर एज एन एसेट, यू विल हैव टू सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन। आप ये यहां पर भी पढ़ोगे, आप इंड एस नेक्स्ट मेरे साथ इंटेंजिबल एसेट का पढ़ोगे, उसमें भी हम इस पर बात करेंगे, यही सेम पॉइंट्स आएंगे। कोई भी एसेट को अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हो, कोई भी खर्चे को आप एज एन एसेट रिकॉर्ड करना चाहते हो, यू विल हैव टू सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन। तो एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी जब हम अक्वायर करेंगे ना, वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बुक्स में कब रिकॉग्नाइज होगा, इसके लिए हमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। पहला, The cost of an item of PPE should be recognized as an asset। एक PPE को as an asset recognize तभी कर सकते हो if and only if। if and only if मतलब तभी जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। नंबर वन, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity। ये जो हमने एसेट एक्वायर किया है, जो खर्चा किया है, ये खर्चा हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वो दे पाएगा तभी उसको एसेट बोल के रिकॉर्ड करना है। मान लीजिए आपने कोई खर्चा किया, आपने सोचा मेरे को बेनिफिट मिलेगा, बट जब आया आपके पास, आपको समझ में आया ये मेरे यूज करने के लायक ही नहीं है, इन दैट केस फिर आप उसको कैपिटलाइज मत कीजिए, एसेट की तरह मत दिखाइए, आप उसको सीधा क्या कीजिए, पीएल में खर्चा लिखिए। आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते बिकॉज दिस विल नॉट प्रोवाइड यू फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी चीज एसेट तभी बनेगी ना जब वो मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। आपने कोई खर्चा किया, फ्यूचर में उसका बेनिफिट ही नहीं आएगा, देन इट कैनॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट। एंड नंबर टू, उसका कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सको। कोई भी एसेट जब आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, जनरली वो कॉस्ट पर रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट मतलब उसके लिए आपका पॉकेट से कितना खर्चा लगा। आप जब कॉस्ट पे किसी चीज को रिकॉर्ड करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड आप तभी कर सकते हो जब उस आइटम का कॉस्ट मेजर किया जा सके। अगर कोई ऐसा खर्चा किया है या कोई एसेट आपके पास आया है जिसका कॉस्ट आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, जिसका खर्चा आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? तो बोला आप एक आइटम ऑफ पीपीई को एसेट की तरह तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। नंबर वन, प्रोबेबल है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा उससे, एंड नंबर टू उसका कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर पा रहे हो। अगर इन दोनों में कोई भी एक कंडीशन फेल होती है, इन दैट केस फिर हम उस एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। जब रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा तो फिर आगे का पढ़ना बेकार है, तब फिर आगे इंड एस 16 के प्रोविजन ही नहीं लगेंगे। इंड एस 16 के प्रोविजन तो चालू होंगे जब उस पीपी को आप एसेट की तरह रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद हम लोग इंड एस 16 के प्रोविजन लगा पाएंगे। मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने अपनी क्लासरूम के लिए एक कैमरा मंगवाया। सर इस कैमरे का आप क्या करोगे? इस कैमरे से हम अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे। ये लेक्चर्स क्या काम आते हैं सर, क्यों रिकॉर्ड करते हो आप? नंबर वन, जो ऑनगोइंग क्लास है उनको बैकअप प्रोवाइड करने के लिए। नंबर टू, ये लेक्चर हम सेल करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम सेल करते हैं। तो हमारे बिजनेस में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जिसके लिए हमने कैमरा मंगवाया। अब जब कैमरा मंगवाया, 20,000 रुपए का कैमरा था। जब कैमरा हमारे पास आया, हमने देखा यार वो कैमरा का जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हमारे प्रेजेंट सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है। हमने मंगवाया,
बट कैमरा का जो फीचर्स है, जो उसका सिस्टम है, वो हमारे प्रेजेंट सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है। अगर इस कैमरे को हमको यूज करना है, मेरे को पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, जो मैं अभी नहीं करना चाहता। मैंने इसके रिटर्न के लिए भी बात की, बट सामने वाले ने मना कर दिया, बोला हम रिटर्न नहीं लेंगे। तो मेरे पॉकेट से 20,000 रुपया खर्चा लग गया, बट ये कैमरा मेरे कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? सर आपने खरीद तो लिया, बट आप इसको यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम इसके लायक ही नहीं है। तो ये मैंने एक ऐसा आइटम ऑफ एसेट खरीदा जिससे प्रोबेबल ही नहीं है कि फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, क्योंकि ये कैमरा मैं यूज ही नहीं करूंगा। मैंने क्या किया, इस कैमरे को रख दिया कि यार कोई खरीदने आएगा तो दे देंगे, नहीं तो पड़े रहने दो, अब क्या करें, हो गया नुकसान, हो गया नुकसान, नुकसान नुकसान, पीएल में डाल दो। इसको आप कैपिटलाइज मत करो एज एन एसेट, इसको आप रिकॉर्ड मत करो एज एन एसेट, क्योंकि इस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है। जब किसी खर्चे से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल नहीं है, मैं उसको एसेट की तरह रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो ये दो कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी, मैं उस पीपी के आइटम को बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एसेट रिकॉर्ड तभी करूंगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। सर सेकंड कंडीशन का क्या मतलब है? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली का मतलब वो जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने खरीदा है, उसके लिए जो खर्चा किया है, वो खर्चा आप मेजर कर सको। अगर खर्चा आप मेजर नहीं कर सकते तो फिर आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? आप खर्चा ही नहीं निकाल पा रहे हो। जनरली नॉर्मली हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उसके लिए कितना खर्चा हुआ हम ये मेजर कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। बट मान लो क्या हुआ, एक टीचर है, वो पढ़ाते हैं, उनके पास एक कैमरा था। वो कैमरा उन्होंने खरीदा तो था, बट वो लास्ट 1 साल से यूज नहीं कर रहे थे। मैं एक दिन उनसे मिलने गया, बोला देखना अविनाश, ये कैमरा मेरे काम नहीं आ रहा है, तेरे कोई काम लगे तो ले ले, मेरे कोई काम नहीं आ रहा, मैं ऐसे भी फेंकूंगा, तेरे कोई काम लगे तो ले ले। मैंने बोला ठीक है सर, दे दो, देखता हूं, चलेगा तो यूज कर लूंगा, नहीं चलेगा तो फिर मैं वापस कर दूंगा। मैं आया, लगाया, यूज किया, चलना शुरू हो गया। तो एक आइटम ऑफ पीपी है कैमरा मेरे लिए पीपी है, टेंजिबल आइटम है, मैं उसको होल्ड करता हूं फॉर यूज, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगा, कैमरा को यूज करके रिकॉर्डिंग करेंगे, बढ़िया रहेगा। बट इसका कॉस्ट मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ पेमेंट ही नहीं किया। सर ने मेरे को फ्री में कैमरा दे दिया, मैंने ले लिया, मैंने बोला यूज कर लेंगे, इसके लिए कोई खर्चा ही नहीं लगा। अब ये आइटम ऑफ पीपी है जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो आएगा, बट जिसका कॉस्ट मेरे पॉकेट से कुछ लगा ही नहीं, फ्री में मेरे को कैमरा मिला। अब मैं इसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूं? सर इसका कॉस्ट मेजर ही नहीं हो सकता। सर इग्नोर कीजिए, बुक में रिकॉर्ड करने का दरकार नहीं है। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये 2 पॉइंट जब तक दोनों पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम किसी आइटम ऑफ पीपी को एसेट बोल के बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। पहले बताइए, क्या ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सारे बच्चों को क्लियर है? क्या ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सारे बच्चों को क्लियर है? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट? एकदम बेसिक क्राइटेरिया है, एकदम बेसिक क्लियर है सर। तो मैंने एक पीपी एक्वायर किया, सबसे पहले मैं देखूंगा ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा क्या। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं उसको एसेट बोल के रिकॉर्ड करूंगा। क्वेश्चन अराइजेस, सर जब एसेट रिकॉर्ड करोगे कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? इंड AS 16 बोला कोई भी पीपी आप इनिशियली रिकॉर्ड करोगे तो आप उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे। कौन सी वैल्यू पर? कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे। जो आपके पॉकेट से उस एसेट को खरीदने के लिए, अक्वायर करने के लिए, बनाने के लिए खर्चा लगा है, उस वैल्यू पर आप उस एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट बोला, इनिशियल रिकॉग्निशन पर किस वैल्यू पर मेजर किया जाएगा? बोला एन आइटम ऑफ पीपी दैट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन शैल बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स कॉस्ट, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स कॉस्ट। तो पीपी को जब आप बुक में एज एन एसेट रिकॉर्ड करोगे, मैंने एक मशीनरी खरीदा, मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेश्चन अराइजेस किस वैल्यू पे लिखना है? आंसर इज कॉस्ट। जो आपके पॉकेट से खर्चा लगा उस वैल्यू पर लिख लीजिए। सर मान लीजिए एक मशीनरी है जिसका मार्केट में प्राइस 5 लाख रुपया है, बट सर मेरे दोस्त की दुकान से खरीदा तो मेरे को 4.5 लाख रुपया पड़ा। मैं किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? 4,50,000 पे आप रिकॉर्ड करोगे। बट सर रियल में तो इसका वैल्यू 5 लाख है ना। इनिशियली जब भी रिकॉग्नाइज होगा, कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होगा, जो आपके पॉकेट से खर्चा लगा उस पे रिकॉर्ड कीजिए। मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो इंड AS बोला कोई भी आइटम ऑफ पीपी जिसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे इनिशियली कौन सी वैल्यू पर? कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करोगे।
तो जो भी उस पीपीई का कॉस्ट लगा है, जो भी उस पीपीई से रिलेटेड खर्चा लगा है, उस कॉस्ट पर मैं उस पीपीई को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर हम लोग कॉस्ट कैसे मेजर करते हैं? एक पीपीई के लिए मेरे कितने खर्चे लगे हैं, वो खर्चों को हम कैसे मेजर करेंगे, कॉस्ट को हम कैसे मेजर करेंगे? सर क्या क्या एलिमेंट्स कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे, क्या क्या एलिमेंट्स कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे? सर ये बताओ। इंड AS 16 ने कॉस्ट ऑफ पीपीई को बहुत बहुत इलाबोरेट करके एक्सप्लेन किया है। बहुत सारी बातें करनी है, बट ये कॉस्ट का कैलकुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन पीपीई के पूरे इंड AS में। और ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिख सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इससे 5 मार्क का आ सकता है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग निकालना सीखेंगे कॉस्ट ऑफ पीपीई। हमने बोला पीपीई को जब भी इनिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉस्ट पे करेंगे। तो अब क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ पीपीई। क्या आप लोग कॉस्ट सीखने के लिए रेडी हैं कि हम कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे? बिल्कुल सर, हम रेडी हैं कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए। आइए, सबसे पहले बात हुआ कि अगर आपने पीपीई परचेस किया है, परचेस पीपीई को आप कई तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। एक तो परचेस करके, दूसरा हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, सेल्फ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, आपने अपने लेबर वगैरह को बैठा दिया, माल वगैरह लाकर दे दिया, बोला एक अलमीरा बनाओ। तो ये अलमीरा हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, फर्नीचर है। अब ये अलमीरा हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बट हम इसको खरीद नहीं रहे, हम इसको सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम इसको बनवा रहे हैं। तो वो सेल्फ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कॉस्ट कैसे निकलेगा? अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैश देकर खरीद रहे हैं तो ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहीं और एसेट देकर खरीद रहे हैं तो कैसे? जैसे मेरे पास एक लैंड पड़ा है राजरहाट में, वो लैंड देकर मैंने क्या खरीदा? एक मशीनरी एक्वायर की। अब ये जो मशीनरी खरीदी, इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सारे केसेस हैं, जो केसेस इंड AS 16 डिस्कस करता है, एंड कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करेंगे वो कॉस्ट आपको निकालना सिखाता है। बट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई पीपीई हम परचेस करते हैं बाय पेइंग कैश कंसीडरेशन, उस पीपीई का कॉस्ट हम कैसे कंप्यूट करते हैं। अगर ये सीख जाओगे तो बाद बाकी सब इसके साथ साथ चलते जाएंगे। बोला जब भी आप पीपीई एक्वायर करोगे थ्रू परचेस, खरीद के एक्वायर करोगे, उस पीपीई का कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे। सुनना, उस पीपीई का कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे सबसे पहले परचेस प्राइस प्लस कोई भी खर्चा जो उस पीपीई को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है, जिस यूज का सोचकर आपने एसेट खरीदा है, उस यूज तक लाने के लिए जो जो खर्चे जरूरी है, वो सारे खर्चे उस कॉस्ट में ऐड किए जाएंगे। अगर वो पीपीई के लिए आपने कोई ऐसा खर्चा किया है जिसके कारण आपको फ्यूचर में डीकमीशनिंग का, रीस्टोरेशन का खर्चा देना पड़ेगा, फ्यूचर में डीकमीशनिंग रीस्टोरेशन का खर्चा देखना पड़ेगा, आप अपने प्रोजेक्ट को बंद करोगे तो आपको उस एसेट को यहां से डिसमेंटल करना पड़ेगा, साइट को वापस रीस्टोर करना पड़ेगा। अगर ये फ्यूचर में कोई खर्चे होंगे इस पीपीई से रिलेटेड, उन खर्चों को भी आप कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। बोला अगर कोई पीपीई मैं एक्वायर कर रहा हूं, पीपीई की कॉस्ट में आएगा नंबर 1 परचेस प्राइस, नंबर 2 कोई भी खर्चा जो उस पीपीई को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है, नंबर 3 अगर उस पीपीई को फ्यूचर में जाके डिसमेंटल करना पड़ा, साइट का रिस्टोरेशन करना पड़ा, तो ये डिसमेंटलिंग का, रिस्टोरेशन का जो खर्चा है वो भी पीपीई की कॉस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। टोटल पीपीई की कॉस्ट में 3 एलिमेंट इंक्लूड किए जाएंगे, 3 एलिमेंट। नंबर 1 परचेस प्राइस, Number 2, cost directly attributable to bring the asset to its location and condition so as to make it available for its intended use। ऐसे खर्चे जो एसेट को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है। नंबर 3 डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर नंबर 4 भी है ना, ये तो वो आइटम है जो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। सर जो नहीं इंक्लूड होंगे उनको भी सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी गलती हो जाएगा, आप उन खर्चों को भी कॉस्ट में डाल देंगे। तो जो 3 खर्चे पीपीई की कॉस्ट में आते हैं, उसमें सबसे पहला खर्चा परचेस प्राइस, जो खरीदा आपने। नंबर 2
वो खर्चे जो उस एसेट को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है, जिसके बिना आप उस एसेट को यूज नहीं कर सकोगे। नंबर 3, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अगर फ्यूचर में एसेट को डिसमेंटल करना पड़ेगा, उसका कोई खर्चा लगेगा, वो खर्चा भी आपको पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री में हम क्या बनाते हैं सर? हम मान लो फैक्ट्री में बनाते हैं जूट बैग्स बनाते हैं। तो वो जूट बैग्स बनाने के लिए मैंने फैक्ट्री में एक मशीनरी खरीदी, एक मशीनरी परचेज की। अब इस मशीनरी से रिलेटेड क्या क्या खर्चे लगे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला खर्चा लगा, मैंने मशीनरी परचेज की तो परचेज प्राइस 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया मेरे से कौन लिया? जिससे मैंने खरीदा उसने लिया। इसमें ना 1.5 लाख रुपए का जीएसटी इंक्लूडेड है। 1.5 लाख रुपए का जीएसटी इंक्लूडेड है, जिसका मेरे को इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। आज मैंने पेमेंट किया, फ्यूचर में मैं आउटपुट जीएसटी के साथ उसको एडजस्ट कर लूंगा। इसके बाद मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, फ्रेट का खर्चा लगा मशीनरी को मंगवाने के लिए 20,000 का। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग करा के मेरे फैक्ट्री में चढ़ाने का खर्चा लगा 10,000 रुपए। ये खर्चे लगे उस पर। मशीनरी फैक्ट्री में आ गई। फैक्ट्री में आने के बाद उसको इंस्टॉलेशन करवाने के लिए हमने इंजीनियर को बुलाया, जिसने साइट प्रिपेयर किया, सही से सब कुछ किया, इंस्टॉलेशन किया, सब कुछ लगाया। उसके लिए इंजीनियर ने मेरे से 25,000 रुपए लिए। फिर इंजीनियर को मैंने बोला, देखो भैया आपने अपने हिसाब से लगा दिया है, मेरे को ना एक ट्रायल रन करना है। मतलब मैं इसको चला के देखूंगा ये प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसा डिजायर्ड हमने सोचा था वैसे ये परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये ट्रायल रन के लिए जो मटेरियल वगैरह हमने यूज किए 5,000 का उस पर खर्चा लगा। बाद बाकी मैंने सब चला के देखा, सब एकदम प्रॉपरली चल रहा था, एकदम फाइनल था। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू सर। तो इंजीनियर ने बोला सर ये सब मशीनरी का ना सर कोई ठीक नहीं है सर, हो सकता है खराब हो जाए, बार बार खराब होगा, आप मेरे को बुलाएंगे, बहुत खर्चा लगेगा। आप एक काम करो सर, एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करवा लो, एक रिपेयर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मैं 20,000 रुपए साल के लूंगा, जितनी बार भी खराब होगी मैं खुद आके ठीक करूंगा, आप मेरे को सिर्फ फोन कर दीजिएगा। आपको बार बार पैसा देने का जरूरत नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, एक साल में जितनी बार भी होगा मैं आके ठीक करूंगा। मैंने एक एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। अब मैंने ना ये जो मशीनरी लगाई है ये एक भाड़े के फैक्ट्री में लगाई है। फैक्ट्री का मालिक बोल रखा है कि जिस दिन भी आप फैक्ट्री छोड़कर जाएंगे आपको मेरी फैक्ट्री को उसी तरीके से देके जाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको भाड़े पर दी थी। मतलब अगर आप कोई फैक्ट्री में तोड़ फोड़ वगैरह करवा रहे हो तो जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपको सब प्रॉपर करके जाना पड़ेगा। अभी इस मशीनरी का इंस्टॉलेशन में ना मैंने जो साइट प्रिपरेशन वगैरह किया, मैंने थोड़ी तोड़ा फोड़ी की। एक मान लो एक जमीन में खड्डा किया, खड्डा करके मशीन को वहां बैठाया। तो जिस दिन मैं जाऊंगा मैं मशीनरी को उठा के लेके जाऊंगा, क्या वो खड्डा वैसे ही छोड़ दूंगा? नहीं सर, आपको उसको प्रॉपर करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो सर वो अपना जगह किसको भाड़े पर लगाएगा? कोई नहीं लेगा उसका जगह भाड़े पर। तो मैंने एस्टिमेट किया कि यार जिस दिन ये मशीनरी मैं यहां से उठाऊंगा, फैक्ट्री बंद करूंगा, इसको डिसमेंटल करने के लिए, साइट को प्रिपेयर करने के लिए मेरे को उस समय 25,000 रुपया खर्चा लगेगा, 25,000 रुपया खर्चा लगेगा। ये खर्चा क्यों लग रहा है? क्योंकि आज मैंने मशीनरी को इंस्टॉल किया है, आज मैंने मशीनरी को लगाया है। ये मशीनरी को लगाने के कारण इसका डिसमेंटलिंग कॉस्ट का ऑब्लिगेशन मेरे माथे पर आ गया। मेरे को पता है जिस दिन ये यहां से उठाऊंगा मेरे को इसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। मैंने एस्टिमेट किया 25,000 रुपया खर्चा लगेगा। बट सर ये खर्चा तो 5 साल बाद लगेगा ना, जब आप मशीन उठाओगे, जब आप जगह छोड़ोगे मशीन उठाओगे तब लगेगा। तो सर आज के इस 25,000 को इंक्लूड कर ले। मैंने बोला चल 25,000 को इंक्लूड नहीं करोगे तो 25,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, आज के दिन उस 25,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रॉपर डिस्काउंट रेट लेकर 25,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसको रिकॉर्ड करो। क्योंकि ये भी एक खर्चा है जो इस मशीन को इंस्टॉल करने के कारण, मशीन को यूज करने के कारण, मशीन को लाने के कारण, खरीदने का कारण मेरा लगा है। तो मैंने बोला चलो डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है फ्यूचर में लगेगा, वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट 25,000 लगेगा। अगर उसका आज प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो 15,000 रुपया उसका प्रेजेंट वैल्यू होता है। प्रेजेंट वैल्यू आप सब समझते हो, फ्यूचर में लगने वाले खर्चे की आज के दिन वैल्यू क्या है। अगर हम उससे डिस्काउंट रेट से प्रेजेंट वैल्यू पर लाए तो कितना खर्चा लगेगा? मैंने बोला 15,000 रुपया खर्चा लगेगा। तो अब क्वेश्चन अराइजेस, सर आप इस मशीनरी का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीनरी? मैं चाहता हूं आप में से कोई बच्चा एक इनिशिएटिव ले और बताए सर क्या क्या चीजें कॉस्ट में आनी चाहिए, क्यों, और क्या चीजें नहीं आनी चाहिए।
अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है। मैंने बोला परचेज प्राइस आएगा, जो जो खर्चा एसेट को उसके इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है वो खर्चे आएंगे, डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगा। मैंने सिर्फ इतना बोला है आपको। आपको क्या क्या खर्चे लगते हैं जो हमको इंक्लूड करने चाहिए कॉस्ट में? एनीवन इन द क्लास, जो बच्चे रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं वो भी बताओ क्या क्या खर्चा लगता है जो आपको लगता है कि अगर मैं इस मशीनरी को बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा तो ये खर्चे ऐसे हैं जो इस मशीनरी के लिए लगे हैं, इनके बिना मशीनरी मेरा यूज तक नहीं आ पाता, उसको मैं प्रॉपर यूज तक लाने के लिए जितना जितना भी काम करना पड़ा उसके लिए इतना खर्चा लगा। कौन कौन से खर्चे हैं जो आने चाहिए? रमन बोल रहा है सर परचेज प्राइस से जीएसटी हटा दो, क्योंकि सर जीएसटी का आप बोल रहे हो क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मिल जाएगा तो सर ये आपके पॉकेट से नहीं लगा है, एक बार लगा फ्यूचर में वापस रिकवर हो जाएगा। और बाद बाकी सारा खर्चा जोड़ दीजिए सर, जोड़ दीजिए। क्या आप लोग सारे बच्चे रमन से सहमत है? वो बोला परचेज प्राइस से जीएसटी हटा के और बाद बाकी सारा खर्चा ऐड कर लो, वो आपका कॉस्ट ऑफ पीपीई है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी है। Everyone in the class should try. शुभम बोल रहा है सर 8,50,000 परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, इंस्टॉलेशन, ट्रायल रन, डिसमेंटलिंग। शुभम बोल रहा है सर एएमसी का खर्चा जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जो फ्यूचर की रिपेयर के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है सर, वो नहीं आएगा। रमन, शुभम बोल रहा है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा, जो सर फ्यूचर की रिपेयर का खर्चा है वो नहीं आएगा। क्या आप इससे सहमत हैं? बताइए। शिप्रा भी बोल रही है एमसी शुड बी एक्सक्लूडेड। वेरी गुड, आप लोग एकदम पैट ऑन दी पॉइंट हो, बिल्कुल करेक्ट। हम लोग इस मशीनरी की जब कॉस्ट निकालेंगे सबसे पहले परचेज प्राइस लेंगे 8.5 लाख रुपया, क्योंकि जो 1.5 लाख रुपया इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा वो आज आपने पॉकेट से दिया, फ्यूचर में वापस रिकवर हो जाएगा, उसको इग्नोर करें। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा क्योंकि इसके बिना आपकी मशीनरी यूजेबल कंडीशन में नहीं आएगी। लोडिंग का खर्चा आएगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा आएगा, ट्रायल रन का खर्चा आएगा, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? सर ये खर्चा एसेट को अभी इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए नहीं है। एसेट खड़ा हो गया, रेडी फॉर यूज हो गया, फिर फ्यूचर रिपेयर के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। सर फ्यूचर रिपेयर के कॉन्ट्रैक्ट हमारी कॉस्ट के पार्ट नहीं है, क्योंकि ये खर्चा मशीन को इंटेंडेड यूज तक लाने के बाद का खर्चा है। डिसमेंटलिंग का खर्चा आएगा जैसा इंडिया 16 ने कहा, क्योंकि ये खर्चा हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आज हमने एसेट को इंस्टॉल किया है। ये खर्चा होगा फ्यूचर में, बट ये खर्चा का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके हम इसको कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, सो दैट हम ट्रू कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ट्रू जो खर्चा लगा है हमारा इस मशीनरी के लिए लगा है और लगने वाला है, उन सारी चीजों को हम लोग इंक्लूड कर सके। वेरी गुड। तो मेरा मशीन का कॉस्ट हो गया 8.5 लाख प्लस 20,000 870 प्लस 10 880 प्लस 25 905 प्लस 5 905 प्लस 5 910 प्लस 15 9,25,000। मेरे मशीन का टोटल कॉस्ट है 9,25,000। ये जीएसटी का खर्चा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये खर्चा तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगा। तो फ्यूचर में कभी आपका जीएसटी लाइबिलिटी आएगा, ये 1.5 लाख रुपया सेट ऑफ कर लेना, मतलब पॉकेट से दिया है बट फ्यूचर में इसका बेनिफिट मेरे को सेट ऑफ करके मिल जाएगा। एक्चुअल में ये मशीन के लिए खर्चा लगा ही नहीं है। क्या सारे बच्चों को ये एग्जाम्पल क्लियर है?
इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव्स में दिए जा सकते हैं, आपको केस स्टडी में दिए जा सकते हैं और बोला जाएगा कैलकुलेट कीजिए एसेट का कॉस्ट, पीपी का कॉस्ट, जिस पर आप उस पीपी को अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे, रिकॉर्ड करोगे। क्या ये एग्जाम्पल सारे बच्चों को क्लियर है? आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो आइए हम लोग थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। इंड एस क्या बोला? सबसे पहले बोला द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में बोला ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट अगर कुछ होगा उसको डिडक्ट कर दीजिएगा। ऐसे भी ट्रेड डिस्काउंट होता है तो हम लोग उसको पहले माइनस करके हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो पैसा हमसे ले रहा ही नहीं है, वो डिस्काउंट दे दिया। वो बोला 10 लाख रुपया इसका एमआरपी है, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे, आप 9 लाख रुपया दीजिए। सर मेरे लिए तो 9 लाख रुपया कॉस्ट है, मेरे को 10 लाख रुपया वैल्यू से क्या मतलब है? सर कोई मतलब नहीं है। ड्यूटीज, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आर एडेड। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ऐसे टैक्सेस जो फ्यूचर में रिफंड नहीं मिलेंगे, जो मेरे पॉकेट से लग गया, वो खर्चा है, कॉस्ट लग गया, उसका फ्यूचर में मेरे को अलग से कोई बेनिफिट या क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो खर्चे हम ऐड करेंगे। जैसे एग्जांपल, हमने एक यूएस से मशीन इंपोर्ट की। जब आप बाहर से मशीन इंपोर्ट करते हो, आपका इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी लगता है, वो कस्टम ड्यूटी आपके कॉस्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि उस इंपोर्ट ड्यूटी का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, वो आपको भरना पड़ता है पॉकेट से। तो ये मशीनरी खरीदने का एक खर्चा, आप उसको उसके कॉस्ट में इंक्लूड कर दीजिए। बट जीएसटी, जनरली जीएसटी ऐसा खर्चा है जिसका फ्यूचर में आपको क्रेडिट मिल जाता है, तो आपको इंक्लूड करने का दरकार नहीं है। However, अगर जीएसटी आप मोटर कार पे करते हो, मान लो मैंने अपने बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी, ये गाड़ी के खरीदने के लिए अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो, गाड़ी खरीदोगे तो सामने वाला आपसे जीएसटी का पैसा लेगा, ये जीएसटी का क्रेडिट आपको नहीं मिलता। मोटर कार पे क्रेडिट सिर्फ उनको ही मिलता है जिनका बिजनेस हो, कोई कार का ट्रेनिंग वगैरह देना, ये सब अगर बिजनेस हो तो उनको जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। एक नॉर्मल बिजनेस एंटिटी अगर मोटर कार खरीदता है, जीएसटी पे करता है, उसको क्रेडिट नहीं मिलता, तो मोटर कार की कॉस्ट में वो जीएसटी ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसका मेरे को फ्यूचर में क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ये सब जीएसटी लॉ पर बेस्ड है। आपको कभी अकाउंट्स में जीएसटी लॉ को लेके ग्रिल नहीं करेगा, बट एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं। मैंने नवीन क्लासेस के लिए एक मोटर कार खरीदी। मोटर कार जो मैंने खरीदी, उसको खरीदने के लिए जीएसटी लगा। ये जीएसटी का क्रेडिट नवीन क्लासेस को अलाउड नहीं है अंडर जीएसटी रेगुलेशंस, तो ये जीएसटी कार की कॉस्ट में ऐड होकर मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। बट अगर रिफंडेबल है, जिसका क्रेडिट मिल जाएगा, वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट नॉट सब्ट्रैक्टेड। कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट क्या होता है? फ्यूचर में आपने क्रेडिट में खरीदा, बोला 1 महीने में पेमेंट कर देंगे, आप 10 दिन बाद पेमेंट करने चले गए, उसने बोला चल 50,000 कम दे, तो ये जो डिस्काउंट है सर, ये प्रॉम्प्ट पेमेंट का डिस्काउंट है, ये एसेट खरीदने से रिलेटेड डिस्काउंट नहीं है। एसेट का कॉस्ट सर 10 लाख ही होगा, 9.5 लाख रुपया नहीं होगा। कैश डिस्काउंट कभी भी डिडक्ट नहीं करेंगे। कैश डिस्काउंट मतलब जो बाद में मिला, खरीदने के बाद सेटलमेंट करते समय डिस्काउंट मिला, वो इंक्लूड नहीं होगा, वो माइनस नहीं होगा, मतलब वो कॉस्ट में रहेगा। नेक्स्ट, जीएसटी नॉट एडेड, क्योंकि जीएसटी नॉन रिफंडेबल है। अगर जीएसटी नॉन रिफंडेबल है तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। ओनली कैश प्राइस टू बी रिकॉर्डेड, ध्यान से, कैश प्राइस टू बी रिकॉर्डेड इफ इंटरेस्ट एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ध्यान से समझना मेरी बात को। मान लो मैंने एक एसेट खरीदा, एसेट 10 लाख रुपए का था, अगर आज कैश देकर खरीदो। बट मैंने ना जो सप्लायर था उसको बोला सर मेरे पास आज पैसा देने को नहीं है, मैं आपको 1 साल बाद पेमेंट करूंगा। बोला हम 1 साल का क्रेडिट किसी को अलाउ नहीं करते, हम 1 साल का क्रेडिट देते ही नहीं है। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 15 दिन बाद पे कर देना, 20 दिन बाद पे कर देना। 1 साल बाद 1 साल का क्रेडिट आप अलाउ नहीं करते। बोला सर चिंता क्यों करते हो, आप मेरे से 10,50,000 रुपया ले लेना, 10,50,000 ले लेना सर, बट 1 साल बाद लेना सर, मैं आज नहीं दे पाऊंगा। मतलब एसेट 10 लाख रुपए का था, आपको क्योंकि लेट पेमेंट, डेफर पेमेंट करना था, नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से बियॉन्ड पेमेंट करना था, आपने उसको बोला 10,50,000 रुपया ले लेना यार, बट पैसा 1 साल बाद दूंगा।
सर ये 50,000 एक्स्ट्रा क्या चीज का दे रहे हो? अरे यार इंटरेस्ट है, उसने मेरे को जो इतना लंबा क्रेडिट पीरियड दिया है फ्री में थोड़ी देगा, वो 50,000 रुपए का मेरे पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। जब आप एसेट की कॉस्ट निकालोगे ना, एसेट का कॉस्ट में इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं आएगा। एसेट की कॉस्ट में सिर्फ क्या आएगा? एसेट की कॉस्ट में सिर्फ आएगा जो उसका मेन कॉस्ट है, जो उसका कैश प्राइस है, उसमें इंटरेस्ट हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये अपने इंटर लेवल में सीखा है हायर परचेज के चैप्टर में। हायर परचेज में हम लोग जानते हैं कि हमने एक एसेट खरीदा, पेमेंट धीरे धीरे 3 साल 5 साल में इंस्टॉलमेंट में करेंगे। जब इस एसेट का कॉस्ट निकालते थे हम लोग कैश प्राइस कैलकुलेट करते थे, इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, उससे सारा इंटरेस्ट हटाते थे और फिर जो वैल्यू आता था वो कैश प्राइस होता था, उस वैल्यू पर एसेट को रिकॉर्ड करते थे। तो अगर आपने एसेट अक्वायर किया है डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स पे, लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे अक्वायर किया है और सामने वाला आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ये इंटरेस्ट आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे। तो एसेट की कॉस्ट में सिर्फ कैश प्राइस आएगा, इंटरेस्ट आपको इंक्लूड नहीं करना। इंटरेस्ट अगर एलिमेंट इंक्लूडेड है उसको सब्ट्रैक्ट करके हटा दीजिए, वो ओवर द पीरियड खर्चा बोल के पीएल में जाएगा, वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहले बोला परचेज प्राइस आएगा, कोई जीएसटी, कोई ट्रेड डिस्काउंट रिबेट है माइनस कीजिए, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स ड्यूटीज है ऐड होगा, अगर रिफंडेबल टैक्स है तो ऐड नहीं होगा। अगर आप डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स में खरीद रहे हो, डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स, इन दैट केस डेफर्ड क्रेडिट के केस में जो इंटरेस्ट एलिमेंट होगा उस प्राइस के अंदर, उस इंटरेस्ट एलिमेंट को आप हटा दीजिएगा, आप सिर्फ कैश प्राइस इंक्लूड करोगे, इंटरेस्ट को आप इंक्लूड नहीं करोगे। आगे क्या बोला ये वाला मैं बाद में बात करूंगा, इस पर मैं 5 मिनट बाद आऊंगा, ठीक है बात, 5 मिनट बाद आऊंगा। सर एसेट अगर लोन लेके खरीदा तो लोन अलग हो गया, एसेट अलग हो गया। मैंने 10 लाख का बैंक से लोन लिया, वो 10 लाख का मैंने एसेट खरीद लिया, तो एसेट का कॉस्ट 10 लाख पे रिकॉर्ड कर लो। सर लोन का इंटरेस्ट का क्या करेंगे? लोन का इंटरेस्ट खर्चा है, पीएल में जाएगा, सर वो एसेट की कॉस्ट में नहीं आएगा, नहीं आएगा। बट एक एक्सेप्शन है, कहां सिखाऊंगा? इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट में। बोरोइंग कॉस्ट के इंड AS में सिखाऊंगा कि कभी कभी इंटरेस्ट कॉस्ट भी एसेट में इंक्लूड होता है, बट उसके लिए एसेट को एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। ये लिखा है ना, अनलेस कैपिटलाइज्ड एज पर इंड AS 23। इंड AS 23 बोलेगा तो कैपिटलाइज करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो अगर आपने एसेट खरीदने के लिए लोन लिया है, वो लोन का इंटरेस्ट पीएल में जाएगा, वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। रूल यही है। अब एक एक्सेप्शन इंड AS 23 में पढ़ेंगे, बोरोइंग कॉस्ट में, जो मेरा तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा उसमें पढ़ाऊंगा। आगे चलता हूं। ये हो गया सबसे पहले कौन सा? परचेज प्राइस का एलिमेंट। तो परचेज प्राइस के लिए बोला गया, परचेज प्राइस में परचेज प्राइस आएगा, कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको माइनस करेंगे, कोई टैक्सेस है नॉन रिफंडेबल नेचर का वो ऐड होगा। अगर उस कॉस्ट के अंदर, परचेज प्राइस के अंदर इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूडेड है तो उसको हटा दीजिएगा, इंटरेस्ट एलिमेंट कॉस्ट में नहीं आएगा। परचेज प्राइस के बाद सेकेंड एलिमेंट, कॉस्ट दैट आर इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स इंटेंडेड यूज, ऐसे खर्चे जिसके बिना एसेट को यूजेबल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। जैसे इंप्लॉय कॉस्ट मतलब जो इंजीनियरिंग वगैरह आके उस एसेट को इंस्टॉल करेंगे, वो इंप्लॉय का कॉस्ट, उन लोगों का जो खर्चा आप पेमेंट करोगे, जो लेबर चार्जेस आप पेमेंट करोगे। कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दी साइट को प्रिपेयर करने का खर्चा ताकि एसेट इंस्टॉल हो सके। फ्रेट डिलीवरी कॉस्ट, आने का, एसेट लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन। इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट ड्यूरिंग टेस्ट रन, प्रोफेशनल फीस, ये सारे खर्चे हम इंक्लूड करेंगे एसेट की कॉस्ट में। ये सारे खर्चे जो एक एसेट को उसके इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी है, सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। इंड AS 16 बोला एसेट का कॉस्ट इज नॉट ओनली द परचेज प्राइस, इट आल्सो इंक्लूड्स दोस कॉस्ट व्हिच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स इंटेंडेड यूज। जिन खर्चों के बिना एसेट यूजेबल कंडीशन में नहीं आएगा, उन खर्चों को भी हम एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। और तीसरा क्या बोला गया? डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये भी मेरे पीपीई की कॉस्ट में आएगा। इसमें क्या क्या आएगा? एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट प्रेजेंट वैल्यू, वो फ्यूचर के डिसमेंटलिंग कॉस्ट का आज प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। डिस्काउंट रेट क्वेश्चन आपको देगा, उस फ्यूचर के डिसमेंटलिंग कॉस्ट का आज आप प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, उस प्रेजेंट वैल्यू पर डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कीजिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग साइट, एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग साइट, ये भी कौन सी वैल्यू पे? प्रेजेंट वैल्यू में। तो जब फ्यूचर में उस एसेट को हटाएंगे तो एसेट को डिसमेंटल करने का जो खर्चा है वो आएगा।
एसेट को वहां से हटाने का खर्चा आएगा। नंबर 3, उस साइट को सही करने का खर्चा भी आएगा। इन तीनों खर्चों को जोड़ेंगे, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ये सारे खर्चे एसेट की कॉस्ट में आएंगे। कुछ कुछ खर्चे एसेट की कॉस्ट में नहीं आएंगे, इस पर बाद में आएंगे, बट पहले ये सीखो क्या क्या एसेट की कॉस्ट में खर्चा हमको इंक्लूड करना है। कोई भी पीपी एक्वायर होगा, वो पीपी आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट में। कॉस्ट में 3 एलिमेंट आएंगे, परचेज प्राइस, वो खर्चा जो एसेट को इंटेंडेड यूज पर लाने के लिए जरूरी है, और तीसरा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कौन सी वैल्यू पे? प्रेजेंट वैल्यू पे। वो फ्यूचर खर्चों का आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू निकालो और प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर लो। क्या ये तीनों पॉइंट बच्चों को क्लियर है? क्या ये तीनों पॉइंट बच्चों को क्लियर है? क्लास बोलो ना। शुभम, अगर लोन लेके भी खरीदेंगे तो लोन का इंटरेस्ट विल गो टू पीएल। वो लोन का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। एक ही केस है जब इंक्लूड होगा, वो इंड AS 23 में पढ़ाऊंगा, आएंगे हम लोग उस पर। बहुत ही गजब डिस्कशन है इंड AS 23, खुद में ही बहुत अच्छा डिस्कशन। बोल रहे हैं बच्चे क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। अगर क्लियर है तो आइए ना, लेट अस डू 1 or 2 एग्जांपल्स ऑन दिस। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1। आइए, सारे बच्चे आ जाए। कैसे क्वेश्चंस को लिखते हैं एग्जाम में, अगर ये सर ऑब्जेक्टिव आया तो कैसे करना है, अगर सर ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया केस स्टडी तो कैसे करना है, सब सिखाऊंगा। पर पहले जो पढ़ाया उसका लॉजिक क्लियर है कि नहीं, उसका मतलब क्लियर है कि नहीं, वो जानना जरूरी है। वो क्लियर है तो ये भी सीख जाएंगे लिखना कैसे है, उसमें क्या है, वो इजी काम है। ABC लिमिटेड इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट, एक नया प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी। इट हैज इनकर्ड दीज कॉस्ट, कुछ खर्चा किया है। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कॉस्ट एज पर सप्लायर्स इनवॉइस प्लस टैक्सेस 25 लाख रुपया, ये इंक्लूडिंग टैक्स है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट 2 लाख रुपया, डिलीवरी हैंडलिंग का खर्चा लगा। ट्रांसपोर्टेशन, साइट प्रिपरेशन का खर्चा 6 लाख। कंसल्टेंट्स यूज्ड फॉर एडवाइस ऑन एक्विजिशन ऑफ प्लांट, प्लांट को एक्वायर करने के लिए कंसल्टेंट की एडवाइस ली थी, उसको लेकर गए थे, वो खर्चा लिया, ये भी एक्विजिशन का खर्चा है। इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, इंटरेस्ट दिया उसको डेफर्ड क्रेडिट के लिए, उसको बोला तेरे को 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे, बोला 2 लाख रुपया ब्याज लूंगा तभी 6 महीने का क्रेडिट पीरियड दूंगा, नहीं तो नहीं दे पाऊंगा, आप आज पेमेंट करो या 7-10 दिन में पेमेंट कर देना। ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू दे दिया 3 लाख। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने से पहले, कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब फाइनल प्रोडक्शन चालू होने से पहले कुछ, क्योंकि एसेट धीरे धीरे कम कम चलता है, लोअर देन फुल कैपेसिटी चलता है, तो कुछ नुकसान हुआ, जितना माल बना के बेचा उससे ज्यादा मेरा खर्चा लगा, ये लॉसेस हुआ जब एसेट अपना कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया उससे पहले, जब आप लोअर कैपेसिटी पे वर्क कर रहे थे। सर कैपेसिटी लोअर पर वर्क करे हायर पर वर्क करे, सर ये लॉसेस वगैरह एसेट की कॉस्ट में क्यों आएगा? सर ये तो एसेट को इंटेंडेड यूज में आने के बाद का खर्चा है। सर एसेट इंटेंडेड यूज पर आ गया, अब आप उसको यूज करो नहीं करो, अगर कम यूज कर रहे हो कोई नुकसान हो रहा है तो उससे एसेट की कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। हमको बोल रहा है प्लीज एडवाइस ABC लिमिटेड ऑन द कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद AS 16, इंड AS 16। मैं AS 16 बोलूं इंड AS 16 बोलूं, फाइनल लेवल में इंड AS है, आप उसको इंड AS ही समझना। ठीक है, मैं कभी भी बोलूं ना स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आप उसको इंड AS ही बोलोगे। बताइए क्या क्या खर्चे जुड़ने चाहिए एसेट की कॉस्ट में, क्या क्या खर्चे जुड़ने चाहिए एसेट की कॉस्ट में? क्या क्या खर्चे जुड़ने चाहिए एसेट की कॉस्ट में? आपको लिस्ट ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है जो प्लांट के लिए लगा,
क्या क्या खर्चा आना चाहिए, या आप टोटल करके बता दो तो भी मेरे को चलेगा। टोटल करके बता दो सर इतना खर्चा पे कैपिटलाइज होगा, इतना कॉस्ट हम कैपिटलाइज कर सकते हैं सर, अगर कुछ कॉस्ट ऐसा है जो कैपिटलाइज नहीं होगा वो पीएल में जाएगा, वो भी बता दो सर ये दोनों खर्चा पीएल में जाएगा, ये एसेट की कॉस्ट पे नहीं आएगा। $43 lakhs. We will not include operating loss and interest on deferred credit. Okay. शुभम बोल रहा है सर कॉस्ट होगा 43 lakhs, आप 43 लाख कैपिटलाइज कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड क्रेडिट एंड ऑपरेटिंग लॉसेस सर पीएल में जाएंगे, इनका एसेट को इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरत नहीं है, कोई उनका कोई रिलेशन नहीं है। शिप्रा बोल रही है सर 43 lakhs। इंटरेस्ट चार्ज ऑपरेटिंग लॉसेस विल गो टू पीएल। वेरी गुड, सारे बच्चे का ही सेम मत है। तो अगर मैं इस एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करूं 25 lakhs आएगा, डिलीवरी कॉस्ट आएगा, साइट प्रिपरेशन का कॉस्ट आएगा, कंसल्टेंट एडवाइस का खर्चा आएगा, इंटरेस्ट चार्जेस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ये इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये ऐड होगा, ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो टोटल मेरा एसेट का कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया 43 लाख रुपीस, 43 लाख रुपीस। एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, वन एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आपको दे देगा, दो क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 1 बताओ कितना खर्चा एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा, या प्लांट किस वैल्यू पे कैपिटलाइज होगा, प्लांट किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। दूसरा बताओ कितना खर्चा पीएल में जाएगा, पीएल में जाएगा दो खर्चा, ये जाएगा 2 लाख रुपया पीएल, ये 4 लाख रुपया पीएल, 6 लाख पीएल में जाएगा, 43 लाख कैपिटलाइज होगा। डन है बात। एक बार क्वेश्चन 2 भी पढ़िए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और बताइए इसमें कितना कॉस्ट कैपिटलाइज होगा। अगर ये आप बता दिए तो मेरे को लगेगा हाँ ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट में क्या क्या चीज इंक्लूड होगा। फिर मैं एक एक करके नोट कराऊंगा और हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे। बट पहले आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बताना पड़ेगा। सर बताओ इसमें कितना कॉस्ट हो कैपिटलाइज होगा, बताओ। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है खर्चा पीएल में नहीं डाल के एसेट बोल के एसेट में इंक्लूड कर दो, एसेट की कॉस्ट में। फिर धीरे धीरे जैसे इंड AS 16 बोलेगा वैसे आप उसको पीएल में चार्ज कर लेना। तो कोई खर्चा कैपिटलाइज होता है तो वो एसेट की कॉस्ट पे इंक्लूड होकर बैलेंस शीट में आ जाएगा। कोई खर्चा अगर पीएल में डालना है तो उसको सीधा पीएल में चार्ज कर दो, फिर वो एसेट की तरह बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बच्चे बोल रहे हैं सर 92 lakhs विल बी दी कॉस्ट ऑफ दी एसेट, जो आपको एज पर इंड AS 16 पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड करना है, पीपी को जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है।
आइए देखते हैं। On 1st April 2021, XYZ Limited acquired a machine. A machine is a property, plant, equipment under the following terms. List price of machine. List price, जो मशीन का वैल्यू, लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, एमआरपी जिसको बोलते हो, 80 lakhs. इंपोर्ट ड्यूटी 5 लाख, डिलीवरी फीस 1 लाख, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट 10 लाख, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग 4 लाख, परचेज ऑफ अ 5-year मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विथ वेंडर. ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का हमने ले लिया, वो 5 साल तक आके हमारे इस एसेट का रिपेयर मेंटेनेंस करेगा. In addition to the above information, XYZ Limited was granted a trade discount of 10% on the initial list price. 10% का ट्रेड डिस्काउंट, a settlement discount of a 5% and a settlement discount भी मिला 5% का. If payment for the machine was received within 1 month of purchase, अगर 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दोगे तो. XYZ Limited paid for the plant on 20 अप्रैल. 1 अप्रैल को खरीदा, 20 अप्रैल को पेमेंट कर दिया, 1 महीने के अंदर कर दिया तो 5% का और डिस्काउंट मिला. ये कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट. खरीदने के बाद आपने जल्दी पेमेंट कर दिया, उसके लिए आपको डिस्काउंट दिया. मेरे को बोल रहा है एट व्हाट कॉस्ट एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, सबसे पहले मशीन का परचेज प्राइस ये आएगा कॉस्ट में, बट ये आएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके. 80 लाख से 10% माइनस किया, 72 लाख. इंपोर्ट ड्यूटी भी आएगा, डिलीवरी फीस आएगा, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट आएगा, प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग आएगा. मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी नहीं है, तो फ्यूचर मेंटेनेंस है. 72, 82, 82, 10, 92 lakhs. वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. अब मान लो इतना बड़ा एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में दे दे 1 मार्क के लिए, तो आपको कैसा लगेगा? सर कैसा लगेगा मतलब सर ये सिंपल है, ऐसा कुछ टफ नहीं है सर, 1 मार्क में भी दे सकता है. कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जब 1 मार्क में आते हैं ना, बच्चे बोलते हैं सर हम लोग को ना एमसीक्यू में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए थे. अरे बड़े देखने से, देख के डरने से नहीं होता है. क्वेश्चन में करना क्या था? रीड करना था, ऐड करना था, आंसर निकालना था. अगर 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आया तो भी टेंशन लेने का नहीं, हमको 1 मार्क में 1 मिलना चाहिए. और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो हम प्रॉपर्ली प्रेजेंट करेंगे. मैं सिखाऊंगा कैसे लिखेंगे हम लोग, वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट करके हम लोग 5 आउट ऑफ 5 भी लाएंगे. बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव में भी दे दिए जाते हैं. प्लीज उसको लेकर आप पैनिक या डरिएगा मत, ये सब इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, आता हूं मैं धीरे धीरे इस पर. ये हो गया हमारा सबसे पहले एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे. 3 चीज आएगा, परचेज प्राइस, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है ट्रेड डिस्काउंट माइनस कीजिए, टैक्सेस उसमें ऐड करेंगे, बट अगर टैक्सेस फ्यूचर में रिफंडेबल है तो फिर उनको ऐड मत करना. अगर कोई डेफर्ड क्रेडिट है और इंटरेस्ट लग रहा है तो इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना, इंटरेस्ट को कॉस्ट में मत लेना. इसके साथ साथ इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए अगर कोई और खर्चे लग रहे हैं लाइक इंस्टॉलेशन, ट्रायल एंड एक्सेट्रा, वो भी इंक्लूड करेंगे. अगर फ्यूचर में कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट, साइट को रिस्टोर करने का खर्चा लगेगा, उसको भी इंक्लूड करेंगे. कौन सी वैल्यू पे? प्रेजेंट वैल्यू पे. ये मेरा पीपीई का कॉस्ट निकालने का पहला तरीका. ये कब काम आएगा? जब पीपीई हम अक्वायर कर रहे हैं कैश कंसीडरेशन पे कर. सर हम पीपीई खरीद रहे हैं, बाहर से खरीद रहे हैं. ध्यान ये रखने की बात है, कुछ कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे. कुछ कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको आप कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो आप इंक्लूड नहीं करोगे, इन पर ध्यान रखना है. अगर ऐसा कुछ खर्चा दिया हुआ है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा. नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ओवरहेड. रेगुलर बिजनेस का डे टू डे ओवरहेड वगैरह का कोई खर्चा है तो उसको इंक्लूड करने का दरकार नहीं है. जैसे सर पीपीई खरीदा तो सर उसका जो इनवॉइस वगैरह आया उसका अकाउंटिंग वगैरह हुआ, तो सर अकाउंटिंग वगैरह करने में भी तो सर अकाउंटेंट का खर्चा लगा होगा, अकाउंटेंट का सैलरी लगा होगा. अरे मेरे भाई वो जनरल ओवरहेड है, वो डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए है, वो कोई पीपी के लिए हमने अलग से कुछ खर्चा नहीं किया है, उसको इंक्लूड करने का दरकार नहीं है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल ओवरहेड जो रोज बिजनेस में लग रहा है, अगर पीपी में भी लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इंक्लूड मत कीजिएगा. नेक्स्ट, एडवर्टीजिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे उस पीपी से बना के उसका एडवर्टीजमेंट खर्चा वगैरह किए, वो सब इंक्लूड नहीं होगा, वो सेलिंग कॉस्ट है, पीएल में जाएगा. दैट इज नेवर अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट और कॉस्ट ऑफ पीपी. कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, अगर आप अपने
एसेट्स को रीलोकेट कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये रीलोकेशन कॉस्ट कभी भी कॉस्ट पीपी के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ये रीलोकेशन कॉस्ट एसेट की फ्यूचर बेनिफिट्स को नहीं बढ़ाएगा, ये रीलोकेटिंग कॉस्ट विल बी एक्सक्लूडेड, ये सब कभी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इनिशियल लॉसेज व्हेन एसेट इज ऑपरेटिंग एट लो लेवल, मैंने बोला ना ऑपरेटिंग लॉसेज, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज ये इंक्लूड नहीं करेंगे आप। इंसिडेंटल कॉस्ट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, और भी कोई खर्चा लग रहा है विच इज नॉट रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, वो खर्चा भी इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने लिया एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई इंश्योरेंस करवा लिया आपने एसेट का, इंस्टॉल करवाने के बाद एसेट का इंश्योरेंस करवा लिया ताकि कभी भी कोई एक्सीडेंट के कारण नुकसान हो तो इंश्योरेंस कंपनी से हमको भुगतान मिल जाए। इंश्योरेंस का खर्चा, एएमसी का खर्चा, ये सब कभी भी एसेट की कॉस्ट पे इंक्लूड नहीं होगा। अलग से लर्न करने का दरकार नहीं है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल ओवरहेड्स, फिर इसके बाद इंटरेस्ट का खर्चा पहले ही बोल दिया था इंक्लूड नहीं करना है, और इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, एडवर्टीजमेंट वगैरह के कॉस्ट, रीलोकेशन का कॉस्ट, ये सब खर्चे कभी भी एसेट की कॉस्ट पे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला बेसिक ज्ञान, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का कॉस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या ये सारे बच्चों को क्लियर है? क्या ये सारे बच्चों को क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो आइए इतना बात को मैं समराइज कर लेता हूं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस में और चलेंगे। डेफिनेशन ऑफ पीपी हो गया। पॉइंट नंबर 3, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, a PPE shall be recognized as an asset. PPE shall be recognized as an asset if following two conditions are satisfied. Following two conditions are satisfied. अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी पीपीई को एसेट की तरह रिकॉर्ड कर सकते हो। नंबर 1, probable that future economic benefits will flow to the entity, future economic benefits will flow to the entity. Number 2, cost of asset या PPE, cost of PPE can be measured reliably, आप उसका कॉस्ट मेजर कर पा रहे हो। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी पीपीई आप बुक्स में एसेट की तरह रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहले चेक करो वो पीपीई है या नहीं, डेफिनेशन। अगर वो पीपीई है तो अब चेक करो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है क्या। वो एसेट की तरह तभी रिकॉर्ड हो सकता है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब जब इनिशियली रिकॉर्ड होगा, एन आइटम ऑफ पीपीई shall be measured at cost at the time of initial recognition. जब आप पहली बार इसको रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स में, ये रिकॉर्ड होगा कौन सी वैल्यू पे, कॉस्ट पे। An item of PPE shall be measured at cost at the time of initial recognition. पहली बार जब उसको रिकॉर्ड करोगे उसको कॉस्ट पर रिकॉर्ड करोगे। अब क्वेश्चन अराइजेस, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप लोग लिख पा रहे हैं, मेरी स्पीड को मैच कर पा रहे हैं, एंड आज सब कुछ परफेक्ट है, इंटरनेट भी नहीं अटक रहा है भगवान की दया से, वॉइस वीडियो सब कुछ क्लियर है। मैंने बोला ना 1-2 दिन, जब भी कोई बैच इनिशियली स्टार्ट होता है वो 2-3 दिन लगता ही है उसको नॉर्मलाइज करने में, बट वंस इट्स डन फिर भगवान के दया से अच्छा ही चलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी, इसको ना मैं डिस्कस करूंगा टोटल 3 पार्ट्स में।
पहला पार्ट, एसेट परचेस्ड फॉर कैश कंसिडरेशन, एसेट परचेस्ड फॉर कैश कंसिडरेशन, कैश कंसिडरेशन देकर मैंने एसेट खरीदा है, परचेज किया है। एसेट परचेस्ड फॉर कैश कंसिडरेशन, इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा? परचेज प्राइस डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस कर दीजिए पहले ही, प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड होंगे। अगर कोई टैक्स ऐसा है जिसका फ्यूचर में रिफंड मिल जाएगा वो ऐड नहीं होगा, प्लस एक्सपेंस incurred to make PPE ready for its intended use, to make PPE ready for use, installation, transportation, ट्रायल रन एक्सेट्रा। पीपीई को यूज तक लाने के सारे खर्चे, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कॉमा रिमूवल कॉस्ट, कॉमा restoration, cost for restoration of site, ये सारे खर्चे मैं इंक्लूड करूंगा। इसमें ध्यान ये रखना है, इंटरेस्ट इनकर्ड व्हेन एसेट इज अक्वायर्ड अंडर डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स, interest incurred when asset is acquired under deferred credit terms shall be excluded। अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है when you are acquiring an asset on deferred credit, that interest shall be excluded। हम लोग जैसे हायर परचेज में करते थे, भैया वो पेमेंट धीरे धीरे लेगा इंटरेस्ट इंक्लूड करके। हम जब एसेट को रिकॉर्ड करते थे हम उस इंस्टॉलमेंट से सारे इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, उस प्रेजेंट वैल्यू में डाउन पेमेंट को ऐड करके एसेट की कॉस्ट निकालते थे। हम लोग कैश प्राइस पर वैल्यू करते थे, कैश प्राइस। अगर किसी को इंटर लेवल याद हो तो वही चीज का बात कर रहा है। अगर डेफर्ड क्रेडिट दिया है सामने वाले ने और वो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, उस इंटरेस्ट को आप एक्सक्लूड कीजिएगा। और भी कुछ खर्चे एक्सक्लूड होंगे, बट ये खर्चा ये तो आपको एक्सक्लूड करना ही है। Is it clear to all of you? Is it clear to all of you? अब कुछ एक्सपेंडिचर्स इसी में 4 में ही चलेगा। एक्सपेंडिचर्स that shall never be included in cost, तो करेंगे क्या? They shall be charged to PL, never be included in cost, they shall be charged to PL। इनको कभी इंक्लूड मत करना। जैसे कि नंबर ए, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, नंबर बी
advertisement selling costs. Number C, initial operating losses. Initial operating losses. Number D, cost of relocating. Relocating. Number E, expense not directly related to. Directly related to. Make PPE ready for use, intended use. जो एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टू मेक द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज, जैसे इंश्योरेंस का खर्चा, एएमसी का खर्चा, ये सब हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे. दीज आर नेवर इंक्लूडेड इन कॉस्ट. नेवर इंक्लूडेड इन कॉस्ट. अब ये सब आपको ऑब्जेक्टिव्स की तरह पूछ सकता है, एमसीक्यूज की तरह. जर्नल क्या होगा सर? जर्नल जर्नल होगा पीपीई अकाउंट डेबिट एट कॉस्ट टू बैंक, जो आपने अभी पेमेंट वगैरह कर दिया है. अगर क्रेडिट में खरीदा है तो टू क्रेडिटर. टू प्रोविजन फॉर dismantling costs. To provision for dismantling costs. अगर कोई फ्यूचर में डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगा तो वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होगा. तो कॉस्ट में इंक्लूड होगा तो पीपी अकाउंट डेबिट कर दिया. बट क्या ये खर्चा आज लगा? नहीं सर, ये फ्यूचर में लगेगा. तो मैंने इसको प्रोविजन बना के रख लिया कि भैया ये खर्चा पीपी से रिलेटेड खर्चा है जो आज नहीं लगा है, जिसका पेमेंट फ्यूचर में करना है. तो ये लाइबिलिटी बन गया जो मैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाऊंगा. प्रोविजन फॉर लिख रहा हूं. प्रोविजन फॉर, प्रोविजन ऑफ नहीं, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट. डिसमेंटलिंग कॉस्ट. प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट. ये कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा अभी? सर ये रिकॉर्ड होगा प्रेजेंट वैल्यू पर. प्रेजेंट वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, जो फ्यूचर में खर्चा लगने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, उस वैल्यू को कॉस्ट में इंक्लूड होगा और साथ साथ एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा जिसका पेमेंट हमको फ्यूचर में करना है. प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट्स. क्या जर्नल एंट्री सबको क्लियर है? प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट से रिलेटेड मुझे बहुत बातें करनी है, बट वो मैं इन डेज के लास्ट में करूंगा. एकदम मैं आऊंगा इस बात पर, इस मुद्दे पर आऊंगा. इस पर बहुत बातें सिखानी है. वो बातें फ्यूचर में आपको बहुत काम आएंगी. तो वो बातें मेरे को आपके साथ करनी है, मैं लास्ट की तरफ करूंगा. अभी मैं सिर्फ ये सिखाया, अगर कोई एसेट आपने अक्वायर किया, इंस्टॉल किया है और उसके लिए फ्यूचर में कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट लगेगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू करके एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर लो. जर्नल एंट्री ये होगा. Is it clear to all of you? Any student having any doubt? आप लिखना चाहे लिख ले, लिखना हो जाए तो मेरे को बताइएगा.
रमन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैंने बोला मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। ये मेरे को अराउंड 1 घंटा, एक सेशन 1-1.5 घंटा लगेगा सिर्फ इसको डिस्कस करने में। रमन बोल रहा है सर जी आज लाइबिलिटी स्टैंड होगा बैलेंस शीट में फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। लाइबिलिटी लिख लिया सर आपने, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। वो टिल द ईयर ऑफ डिसमेंटलिंग वो लाइबिलिटी का वैल्यू सेम होगा या चेंज होगा? रमन बिल्कुल चेंज होगा। हमारा एग्जाम्पल में 25,000 रुपया फ्यूचर में लगेगा 5 साल बाद। हमने उसका आज प्रेजेंट वैल्यू निकाला और 15,000 में उसको कॉस्ट में इंक्लूड किया। 15,000 आज रिकॉर्ड किया है, जबकि फ्यूचर में पेमेंट करना है 25,000 रुपया। तो ये 15,000 से 25,000 हमको ले जाना होगा 5th ईयर के एंड तक, और 5th ईयर में जाके फिर वो 25,000 हम पेमेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल प्रोविजन का वैल्यू हर साल चेंज होगा। ये किस तरीके से अकाउंट फॉर होगा ये मैं आपको लास्ट क्लास ऑफ द इंड एएस में बताऊंगा। अभी इस बात का रेलेवेंस नहीं रहेगा, मैं बाद में बताऊंगा, आपको जरूर बताऊंगा। यही तो मस्त डिस्कशन है ना, यही तो कुछ सीखने वाली बात है। अभी तक आपने ये सीखा सिर्फ आज के लगे हुए कॉस्ट नहीं, जो फ्यूचर में लगने वाले हैं वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। अब मैं ये सिखाऊंगा इसका आगे जाके क्या करेंगे, बट वो अभी नहीं, वो लास्ट में सीखेंगे। उसके लिए थोड़ा मेरे को टाइम दो, थोड़ा मेरे को ये सब कंप्लीट कराने दो, फिर मैं उसको लेकर 1-1.5 घंटा शांति से तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। क्या रमन का डाउट सबको समझ में आया? ऐसे डाउट्स अगर आपके मन में आएंगे ना तो यू आर रियली 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 अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। वेरी गुड। ये डाउट्स आने चाहिए, डाउट्स आएंगे तभी टॉपिक क्लियर होगा, नहीं तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। डन। आइए ना 5 मिनट, 5 मिनट और पढ़ेंगे आप लोग, 5 मिनट्स। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लिखाना सिखाता ताकि मैं एक होमवर्क दे सकता क्वेश्चन जो आपको घर पे लिख के प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट क्लास आपको आना है, सो दैट आप भी अब लिखना धीरे 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 प्रैक्टिस करो। आइए ना हम लोग एक क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था, मैं उसको लिखना सिखाना चाहता हूं आपको, लिखना। क्वेश्चन के आंसर आप सारे कॉपी में लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क होगा। मैंने डिस्कस कर दिया, लिखने का ट्राई आपको करना है, कुछ नहीं है। एक बार सीख जाओगे ना फिर ऐसा लगेगा यार ये तो मस्त इजी है, एकदम एकदम इजी है। आइए लिखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में बताओ पूछा क्या है। सर पूछ रहे हैं आपको पीपी का कॉस्ट में क्या क्या खर्चा इंक्लूड करना है वो बताइए और पीपी का कॉस्ट निकाल के दीजिए। मतलब मेरे को पीपी के कॉस्ट के बारे में पूछा है। ये पीपी हमने क्या किया है सर? हमने परचेज किया है, परचेज किया है, ठीक है। आइए आंसर टू क्वेश्चन 1 हेडिंग दे देंगे इंड एएस 16। आंसर टू क्वेश्चन 1 लिखेंगे। हमेशा कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो केस स्टडी हो, प्रोविजन ऑफ द इंड एएस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोविजन नहीं लिख रहे हैं इंड एएस का तो आप क्वेश्चन आधा अधूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहला पैराग्राफ, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पहला पैराग्राफ में मैं प्रोविजन लिखने वाला हूं। प्रोविजन एज पर इंड एएस 16, नाम क्या है बताओ? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर आपको नाम अच्छे से याद है तो विद इन इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। अगर नाम याद नहीं है तो ऐसे लिखेंगे विच डिस्कसेस या विच गिव्स प्रोविजन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अगर नाम याद नहीं है तो, याद है तो नाम लिखेंगे। एज पर इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, द कॉस्ट ऑफ अ पीपीई acquired through purchase shall include purchase price, comma, any expenditure incurred to make the PPE ready for intended use, to make the PPE ready for intended use, and present value of
dismantling costs. Dismantling costs. The cost of PPE acquired through purchase shall include purchase price, any expenditure incurred to make the PPE ready for intended use, and present value of dismantling cost. However, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, और भी कुछ है क्या देख लेता हूं, एक ही है ना इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, ओके, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एंड इंटरेस्ट फॉर डेफर्ड क्रेडिट shall be excluded while computing cost. ये मैंने 4-5 लाइन में इन डेज का प्रोविजन समझा दिया। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तब इतना ज्ञान देना है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैलकुलेटर करके बस टिक कर देना, लिख देना पॉइंट ए आंसर है इतना अमाउंट। अब मैं कंप्यूट करूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्लांट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। सबसे पहले आ जाएगा परचेज प्राइस, सप्लायर इनवॉइस के बेसिस पे परचेज प्राइस 25 lakhs, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट cost of site preparation 6 लाख, consultants fees for acquisition 7 lakhs, present value of dismantling cost 3 लाख, 43 lakhs, costs to be capitalized 43 lakhs। एनी स्टूडेंट एनी डाउट? क्या आप भी ये सब लिख सकेंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। मैं इतना लिखित प्रैक्टिस करवाऊंगा, रिटन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको कि आप बोलेंगे सर अब हम लोग कोई भी आंसर आता है हम लोग लिख लेते हैं। इन डेज के आंसर्स वगैरह मैं इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि एनी आंसर यू विल बी एबल टू राइट। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि बच्चे को लिखना तो आता ही होगा, इंटर में सीखा ही है, नहीं। इंटर में आपने जो सीखा है वो बहुत बढ़िया है, फाइनल में वापस सीखना पड़ेगा, रीलर्न। आप इसको लिख ले। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल सुबह डन 7:30। कल सुबह मिलते हैं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कल बहुत एक इंपॉर्टेंट अच्छी चीज सीखेंगे हम लोग। डन। बाय बाय।